हमारी हीरोइन एक गरीब और बहुत ही सिंपल फैमिली में पैदा हुई थी, इसलिए उसकी जिंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन वो पढ़ाई में जबरदस्त तेज थी, यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। और सबसे अलग बात ये थी कि उसे अमीर लोगों की लाइफ में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो अपने हालात से खुश थी या कोई बड़ी फिलॉसफी मारती थी, बस उसे सच में उनकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। ये बात तब साफ दिखी जब स्कूल में एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें एक खास स्कूल की बात हो रही थी। ऐसा स्कूल जो सिर्फ अमीर बच्चों के लिए था और सब स्टूडेंट्स बैठे बैठे उनके लाइफस्टाइल से जल रहे थे। किस्मत वाले हैं यार टाइप बातें कर रहे थे। तभी हमारी हीरोइन ने सीधा सा जवाब दिया, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसी के पास उस स्कूल की किताबें भी थीं। अब इसे देखकर कोई उसे हिपोक्रेट समझे, उससे पहले सच जान लो, वो किताबें उसकी नहीं थीं, बल्कि नायेन नाम की एक लड़की की थीं, जो अभी सेकेंडरी स्कूल में भी नहीं गई थी। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अगले साल उसी अमीरों वाले स्कूल में भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक ट्यूटर ढूंढा, खासकर मैथ्स के लिए, क्योंकि उसमें वो बहुत कमजोर थी। और तभी हमारी टॉपर हीरोइन ने ये जॉब अप्लाई कर ली और खुद को एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाते हुए नायेन की फ्रेंड बनने का ड्रामा किया। और कमाल ये कि सबने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया। उसे अपने घर तक बुला लिया गया, जहां नायेन की माँ उसे अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाने लगी कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए उस स्कूल में अप्लाई करने का मौका पाने के लिए कितनी मेहनत की, और ये भी कि सिर्फ पैसे काफी नहीं होते, अच्छे कनेक्शंस भी चाहिए। ये सब सुनकर हमारी हीरोइन को थोड़ा बुरा लगा। तभी एक नौकरानी उसे बिस्किट ऑफर करती है और जैसे ही वो लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, नायेन की माँ अपनी बेटी की बात को इग्नोर करके उसे कहती है, खा लो बेटा, मजे से खाओ, तुम्हारे जैसे लोगों को ये बिस्किट दोबारा नसीब नहीं होगा। और फिर वो उस बिस्किट की महंगी कहानी सुनाने लगती है कि ये कितना एक्सक्लूसिव और कीमती है। ये सुनकर हमारी हीरोइन चुपचाप बिस्किट वापस रख देती है और फिर उस स्कूल की कहानी सुनने लगती है। और सच में वो स्कूल कोई आम जगह नहीं थी, वहाँ पढ़ते थे कोरिया के सबसे अमीर घरानों के बच्चे। ऐसे बच्चे जो $10,000 की बैग यूं ही खरीद लेते हैं या सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेते हैं। मतलब एकदम अलग ही लेवल की दुनिया। और जब लोग उनसे पूछते हैं कि इतने छोटे होकर भी उनके पास इतना पैसा कैसे है, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं, ये हमारे पेरेंट्स का पैसा है और हमें इसे एंजॉय करने का पूरा हक है। ये सब सुनकर हमारी हीरोइन पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ उनसे बिल्कुल अलग थी। इसके बाद वो जल्दी जल्दी भागती हुई अपने दूसरे काम पर जाती है, जो कि एक सुपरमार्केट में था, और रात को अपनी उसी कॉलेज वाली फ्रेंड के साथ इन अमीर लोगों की बातें करते हुए सो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसका टीचर उसे एक और झटका देता है कि वो न्यूजीलैंड ट्रिप पर नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसकी जगह किसी और लड़की को स्कॉलरशिप मिल गई है। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाती है और जब वो वजह पूछती है तो टीचर कहता है कि दूसरी लड़की की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। ये सुनकर वो चिढ़कर कहती है, तो मुझे क्या, और गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाती है। क्लास में पहुंचते ही दो लड़कियां उससे रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि ट्रिप पर जाकर वो उनके लिए भी नोट्स बना दे, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन वो शर्म के मारे उन्हें ये नहीं बता पाती कि उसका ट्रिप कैंसिल हो चुका है, इसलिए झूठ बोल देती है कि शायद मैं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी ट्रिप इतना खास नहीं है। लड़कियां थोड़ा हैरान होती हैं, लेकिन उसकी बात मान लेती हैं। अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी होती है, खासकर इसलिए क्योंकि अगर वो खुद पैसे देकर जाती तो ये उसके परिवार के लिए बहुत महंगा पड़ता, करीब हजारों डॉलर का खर्च था। फिर वो अपने ट्यूटर वाले काम पर जाती है, जहां नायेन उसे अपने सारे महंगे कपड़े और बैग दिखाते हुए ट्राई कर करके फोटो ले रही होती है। हमारी हीरोइन हैरान होकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो नायेन बताती है कि उसे अपनी चीजों को फ्लॉन्ट करना पसंद है और हर कुछ समय में वो अपनी महंगी चीजों की तस्वीरें लेती है। फिर वो अपनी नई बैग पर उसकी राय पूछती है, तो हमारी हीरोइन कैजुअली बोल देती है, इसमें क्या खास है, तुम्हारे घर में तो ऐसी एक और पड़ी है। ये सुनकर नायेन ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे किसी ने गाली दे दी हो, और तुरंत कहती है कि दोनों बैग अलग अलग कलर और अलग ब्रांड के हैं। तब हमारी हीरोइन खुद चेक करती है, क्योंकि उसे सच में कोई फर्क समझ नहीं आया था। लेकिन जैसे ही वो प्राइस टैग देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें डॉलर के ढेर लगे होते हैं। वो हैरानी से पूछती है, इतना महंगा, ये तो सिर्फ लग्जरी है, और कहती है कि अगर उसके पास इतने पैसे भी होते तब भी वो ऐसी चीज कभी नहीं खरीदती। उसकी ये बात नायेन को बुरी लग जाती है और वो थोड़े तंज में कहती है, अच्छा तो क्यों मैं तुम्हें इनमें से एक गिफ्ट कर दूं। ये सुनकर हमारी हीरोइन के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चालू हो जाता है। अगर वो बैग लेकर बेच दे तो आराम से ट्रिप पर जा सकती है, और जैसे ही वो लेने वाली होती है तभी पता चलता है कि नायेन तो बस मजाक कर रही थी, और जाहिर है वो उसे कुछ देने वाली नहीं थी। और फिर उसने उसे ताना मारते हुए कहा, देखा, तुम जैसी गरीब लड़की कभी ऐसी चीज खरीद ही नहीं सकती। ये बात सीधे दिल पर लगी और वो पूरे दिन अंदर ही अंदर टूटती रही कि सच में वो गरीब है। बाद में जब वो फिर से नायेन के घर पहुंची तो वो अभी तक आई नहीं थी।
तो वो उसके कमरे में इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर उसी महंगी बैग पर पड़ी। उसने उसे उठाया, पहना और मन ही मन सोचने लगी कि इसकी कीमत में तो पूरा कैंप हो सकता है। फिर कैजुअली एक फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर डाल दी और बैग वापस वहीं रख दी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी नायेन आ गई। दोनों ने पढ़ाई की और फिर वो अपने स्कूल के लिए निकल गई। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में घुसी, उसे अजीब सा माहौल लगा। कोई उससे बात नहीं कर रहा था, सब अजीब नजरों से देख रहे थे। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर दो लड़कियों ने ताना मारा, ओहो मैडम के लिए कैंप इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें क्यों जला रही हो? असल में तुम जा ही नहीं सकती क्योंकि तुम गरीब हो। और देखते ही देखते पूरी क्लास उसके आसपास जमा हो गई, जैसे कोई बड़ा राज खुल गया हो। सब उससे पूछने लगे, सच में गरीब हो? एक लड़की उल्टा पूछने लगी कि कहीं वो बहुत अमीर तो नहीं और सबसे छुपा रही है। वो पूरी तरह कंफ्यूज थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे पता चला उसकी वही बैग वाली फोटो वायरल हो चुकी थी। अब तो उसके पास झूठ को आगे बढ़ाने के अलावा कोई ओन ऑप्शन नहीं था और धीरे धीरे वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि हर सवाल का जुगाड़ू जवाब देने लगी। यहाँ तक कि जब उससे पूछा गया कि वो इतनी महंगी चीजें स्कूल क्यों नहीं लाती, तो उसने बड़े आराम से कहा, अरे यार खो गई तो, और वैसे भी मैं इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ कि तुम जैसे मतलब सेंसिटिव लोगों के सामने फ्लॉन्ट करूं, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। और इस तरह उसने सबको ही चुप करा दिया। इसके बाद वो फिर नायेन के घर गई, नई नई चीजों के साथ फोटो क्लिक करने लगी। और इस बार उसने सोचा चलो थोड़ा लेवल अप करते हैं, अब सिर्फ नायेन के कपड़ों से काम नहीं चलेगा। उसने सीधा उसकी माँ के कमरे में एंट्री मार दी। वहां से कुछ ट्राई करने ही वाली थी कि तभी नौकरानी आ गई। वो जल्दी से चेन चिपा लेती है और बच जाती है, लेकिन तभी उसे एक और चीज मिलती है, उस अमीर स्कूल की यूनिफॉर्म। वो हैरान हो जाती है क्योंकि नायेन तो अभी छोटी है और उसका एडमिशन भी नहीं हुआ, फिर ये यूनिफॉर्म यहाँ कैसे? तब नौकरानी बताती है कि इस यूनिफॉर्म के लिए बहुत पहले से अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए उसकी माँ ने पहले ही मंगवा ली। हमारी हीरोइन खुद को रोक नहीं पाती और वो यूनिफॉर्म पहनकर भी फोटो डाल देती है। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि उसके फॉलोअर्स बढ़े और वो एक फेमस ब्लॉगर बन सके, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी खेल खेल दिया। जैसे ही उसने फोटो पोस्ट की, नायेन आ जाती है। वो घबराकर तुरंत बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन अपना फोन बाहर ही छोड़ देती है, जो अनलॉक भी होता है। नायेन फोन उठाती है और उसकी सारी पोस्ट्स देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो उसकी चीजों का इस्तेमाल करके अपनी फेक लाइफ दिखा रही है। अब कोई रास्ता नहीं बचता तो हमारी हीरोइन बाहर निकलती है, उससे माफी मांगती है और हाथ जोड़कर कहती है कि उसकी माँ को कुछ मत बताना। नायेन को ये सब थोड़ा मजेदार लगता है, वो मान जाती है, लेकिन फ्री में नहीं। वो साफ कहती है ये सब करने का प्राइस देना पड़ेगा, और वो प्राइस था उसका पूरा होमवर्क करना, लिटरली उसकी नौकर बन जाना। अब हमारी हीरोइन उसकी हर बात मानने लगी, उसे और उसकी फ्रेंड्स को घुमाना, उनके बैग उठाना, हर 2 मिनट में उनकी फोटो लेना, बार बार कॉफी लाना, यहाँ तक कि नायेन की फ्रेंड का भी होमवर्क करना। ये सब इतना ज्यादा हो गया कि आखिरकार उसका सब्र टूट गया और उसने कह दिया ये सब अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा भी एग्जाम है अगले हफ्ते। लेकिन नायेन ने भी तुरंत पलट कर कहा, और मेरा एंट्रेंस एग्जाम है उस स्कूल का, ये आखिरी बार है, नहीं माना तो मम्मी को सब बता दूंगी। और ये सुनकर वो डर के मारे फिर से मान जाती है। फिर आता है एग्जाम का दिन, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी हीरोइन अपने एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, तभी नायेन का कॉल आता है रोते हुए, मैं अपना सामान घर पर भूल गई, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, प्लीज मेरे लिए ले आओ। हमारी हीरोइन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका भी एग्जाम है, लेकिन नायेन फिर से वही धमकी देती है। मजबूर होकर वो भागती है, घर जाती है, उसका सामान लेकर फिर नायेन के स्कूल पहुंचती है। लेकिन वहां जो वो देखती है उससे उसका खून खौल उठता है। नायेन और उसकी फ्रेंड्स बैठकर उसका मजाक उड़ा रही होती हैं। देखना अब ये पागलों की तरह भागती हुई आएगी। तब उसे समझ आता है कि ये सब एक प्लान था, नायेन ने कुछ भी नहीं भुलाया था, सब कुछ उसके पास ही था। और फिर भी वो नाटक करते हुए कहती है, ओह थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं पास हो जाऊंगी। और पूरी तरह उसे इग्नोर करते हुए बोलती है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। और उकसाते हुए कहा, तुम्हारा एग्जाम देना भी जरूरी नहीं है, वैसे भी तुम किसी अच्छी कॉलेज में जाने से रही, आखिर तुम गरीब हो। ये सुनकर उसका खून खौल उठा, खासकर तब जब नायेन ने वो सामान जिसे लाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी थी सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। बस यहीं वो टूट गई। रोते रोते उसकी हालत खराब हो गई और जब उसने अपने टीचर को कॉल करके एग्जाम के लिए माफी मांगी, तब तक एग्जाम शुरू हो चुका था, मतलब वो फेल हो गई। वो वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोती है, खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से गुस्सा और दर्द दोनों उबल रहे थे। तभी एक लड़की उससे बहुत प्यार से बात करती है। वो थोड़ा हैरान होती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है उसे अपनी पीठ पर चिपका हुआ पेपर दिखता है जिस पर लिखा होता है गरीब। तब उसे समझ आता है कि वो लड़की अच्छी नहीं थी, बस उसे मजाक बनाने आई थी। वो गुस्से में पेपर फेंक देती है, लेकिन उस लड़की को उसकी ये बेबाकी बहुत पसंद आती है। वो सोचती है कि काश वो भी ऐसी बन पाती। दोनों के नाम भी अजीब संयोग से मिलते जुलते थे, लेकिन पर्सनालिटी जमीन आसमान अलग। वो लड़की बहुत शांत रहती है, जबकि स्कूल का प्रिंसिपल का बेटा उससे प्यार करता है। फिर भी वो उसकी मदद नहीं लेती, बल्कि खुद ही बुलीज के खिलाफ
सबूत इकट्ठा करके पुलिस को भेज देती है। आखिरकार स्कूल में एंटी वायलेंस कमेटी बनती है। स्टूडेंट्स से पूछताछ होती है, लेकिन बुलीज सबका मजाक उड़ाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट की है, तो वो उस लड़की और बाकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके पूछते हैं कि किसने किया, और शक के आधार पर एक लड़के को निकाल भी देते हैं। उस लड़की को बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि असल में उसने रिपोर्ट किया था, वो लड़का नहीं। और सबसे ज्यादा उसे ये बात खटकती है कि इन्वेस्टिगेशन भी अधूरा छोड़ दिया गया, जैसे कि अमीर बच्चों ने पैसे देकर सब दबा दिया हो। इसके बाद वो और भी कमजोर और टूटी हुई महसूस करने लगती है, खासकर जेना के सामने, जो इस स्कूल की क्वीन भी है, सबसे अमीर, सबसे पावरफुल, और सब उससे डरते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन ने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए जब वो गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकलती है और जेना से टकरा जाती है, सीधे पूछ बैठती है, एंट्रेंस एग्जाम कहाँ हो रहा है? जेना उसे घूर कर कहती है, पागल हो क्या, मुझे क्यों रोक रही हो? और वहाँ से चली जाती है। हमारी हीरोइन को लगता है कि ये स्कूल के सारे लोग ही अजीब हैं, लेकिन फिर वो सोचती है, अगर सब पागल हैं तो मैं उनसे भी एक कदम आगे जाऊंगी। वो वापस वॉशरूम जाती है, एक बाल्टी में पानी भरती है और स्टूडेंट्स से एग्जाम का लोकेशन पूछती है। उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर सब डर जाते हैं और उसे बता देते हैं। फिर वो सीधे वहाँ पहुँचती है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी बाल्टी नायन पर सबके सामने उड़ेल देती है, कमेटी के सामने ही। ये देखकर उसकी माँ आग बबूला हो जाती है, तुरंत उसे धमकाती है कि वो उस पर केस करेगी, उसे बर्बाद कर देगी, और ये भी कि उसने किसी और की पहचान बनकर धोखा किया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि नायेन खुद अभी स्टूडेंट ही नहीं थी, इसलिए मामला उल्टा पड़ जाता है। लेकिन उसकी माँ को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब स्कूल का डायरेक्टर आता है, वो नायेन और उसकी माँ को सीधा बाहर निकाल देता है और साफ कह देता है कि अब एडमिशन का सवाल ही नहीं उठता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। नायेन की माँ बहुत समझाने की कोशिश करती है कि इसमें हमारी हीरोइन की गलती है, लेकिन डायरेक्टर साफ कहता है, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि गलती किसकी है, लेकिन मेरी स्कूल में ये सब ड्रामा होना ही बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर माँ बेटी दोनों टूट जाती हैं और गुस्से में वो हमारी हीरोइन के स्कूल में शिकायत कर देती हैं। उस पर चोरी का आरोप भी लगा देती हैं। जब वो पूछती है कि सबूत क्या है, तो जवाब मिलता है, तुम्हारी फोटो। तभी उसे अपनी गलती याद आती है और वो तुरंत अपना पूरा अकाउंट डिलीट कर देती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पूरे स्कूल में उसका मजाक उड़ रहा होता है। सब कह रहे होते हैं, अकाउंट डिलीट करने से सच्चाई बदल जाएगी क्या? झूठी कहीं की। इतना ही नहीं, नायेन उसे मैसेज करके धमकाती है कि उसकी माँ अब उस पर और उसकी उस फ्रेंड पर भी केस करेगी, जिसकी पहचान उसने इस्तेमाल की थी। अब हमारी हीरोइन को लगता है कि मामला बहुत बड़ा हो गया है और किसी और की जिंदगी भी उसकी वजह से खराब हो सकती है। इसलिए वो आखिरी कोशिश के तौर पर उस अमीर स्कूल के डायरेक्टर से मिलने जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि नायेन को एडमिशन दे दे, ताकि उसकी माँ शांत हो जाए। वो उससे ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए कहती है, इसे एक फेवर समझ लीजिए, मेरी ये बर्बाद जिंदगी थोड़ी सुधर जाएगी। लेकिन डायरेक्टर उसे साफ मना कर देता है, तुम पागल हो क्या? अगर मैं इस लड़की को एडमिट करता हूँ तो उसके पेरेंट्स भले पैसे दें, लेकिन बाकी पेरेंट्स क्या सोचेंगे? उन्हें पता चला कि यहाँ ऐसे स्कैंडल होते हैं तो वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे। मैं तुम्हारे लिए अपना नुकसान क्यों करूँ? वो कितना भी रिक्वेस्ट करे, वो नहीं मानता और गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। वो पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो वॉशरूम जाने की परमिशन मांगती है। उसे एक अलग, हमेशा खाली रहने वाला वॉशरूम दिखाया जाता है, क्योंकि जाहिर है वो अमीर बच्चों वाले वॉशरूम में नहीं जा सकती थी। वो अंदर जाती है और वहाँ उसे एक लड़का मिलता है, जबकि वो तो लड़कियों का वॉशरूम था। वो लड़का जल्दी जल्दी सफाई देने लगता है कि वो बस यहाँ स्मोक करने आया है, क्योंकि ये जगह हमेशा खाली रहती है। हमारी हीरोइन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वो कोई अजीब इंसान है। तब वो लड़का आखिर में कहता है कि इस वॉशरूम में पहले एक लड़की ने बच्चा जन्म दिया था, इसलिए ये जगह बदनाम हो गई है और सब इससे डरते हैं। ये सुनकर हमारी हीरोइन और ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। रात में वो वापस अंदर जाने का फैसला करती है। तभी उसे वही वॉशरूम वाला लड़का मिलता है। वो उसे बताती है कि वो दीवार कूदकर अंदर जाएगी ताकि डायरेक्टर को और मनाने की कोशिश कर सके। लड़का बस इतना कहता है, गॉड ब्लेस यू, लेकिन हमारा डायरेक्टर कोई फेवर वाला इंसान नहीं है। फिर वो उसे डायरेक्टर की कार दिखाकर चला जाता है ताकि वो वहीं उसका इंतजार कर सके। हमारी हीरोइन सच में वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन थकान के मारे उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो रात के 2 बज चुके होते हैं। वो घबरा जाती है कि कहीं डायरेक्टर जा तो नहीं चुका, लेकिन हैरानी की बात, कार अभी भी वहीं खड़ी होती है। वो जल्दी से कार के पास जाती है। तभी अचानक ऊपर छत से कोई लड़की गिरती है। वो चौंक जाती है और जब ध्यान से देखती है तो वो वही गरीब लड़की होती है
जिसने पहले उसकी मदद की थी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो ऊपर छत की तरफ देखती है और वहाँ किसी की परछाई दिखती है, यानी किसी ने उसे धक्का दिया था। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और हमारी हीरोइन को भी साथ ले जाया जाता है पूछताछ के लिए। पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं, लेकिन उसे साफ चेतावनी देते हैं कि वो कोई झंझट न खड़ा करे। वो भी ठंडे दिमाग से जवाब देती है कि उसे पता है अगर वो कुछ भी करेगी तो उसके पास ना पैसा है ना पावर, इसलिए बेहतर है वो लोग खुद को ही आराम दें। इसके बाद वो अपने कमरे में उदास बैठी होती है और फोन चार्ज कर रही होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है स्कूल डायरेक्टर का। उसमें लिखा होता है कि वो उसकी बर्बाद जिंदगी बदलने में उसकी मदद करेगा, जैसे उसने उससे रिक्वेस्ट की थी। ये पढ़कर वो खुशी से चौंक जाती है। आज तो किस्मत खुल गई। तभी डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उससे डील करता है। वो उसे स्कूल में एडमिशन देगा, लेकिन बदले में उसे ये नहीं बताना होगा कि उस लड़की को किसने धक्का दिया, बल्कि ये भी नहीं कहना होगा कि वहाँ कोई था भी। हमारी हीरोइन को वैसे भी नहीं पता था कि असली गुनहगार कौन है, तो वो चालाकी से ऐसा दिखाती है जैसे उसे सब पता है और तुरंत डील मान जाती है। इसके बाद वो अपने पुराने स्कूल जाती है, अपना सामान पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है। पहले तो सबको लगता है कि उसे निकाल दिया गया है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो किस स्कूल में ट्रांसफर हुई है, सब दंग रह जाते हैं और जलने लगते हैं। उधर हमारी हीरोइन बहुत एक्साइटेड होती है अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए। उसे क्या पता था कि ये जगह सच में नर्क से कम नहीं है। यहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं, खासकर जेना और उसकी गैंग की वजह से। जैसे एक दिन क्लास में जेना आराम से सो रही होती है और जब टीचर उसे उठाने को कहती है तो बाकी स्टूडेंट्स डरते हुए कहते हैं, मैम वो जेना है, कोई उसे छेड़ नहीं सकता। ये सुनकर टीचर को बुरा लगता है। वो खुद जाकर उसे उठाती है और कहती है, पढ़ाई में फेल हो जाओ तो चलेगा, लेकिन कम से कम डिसिप्लिन तो रखो। इस पर जेना उसी की बात को और बेहतर एक्सेंट में दोहराकर उसका मजाक उड़ाती है और फिर आराम से दोबारा सो जाती है। टीचर अंदर ही अंदर जलती रह जाती है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती। यहाँ तक कि डायरेक्टर खुद भी अगर किसी को बुली करते देखे तो पहले ये देखता है कि वो किसका बेटा है, और अगर पावरफुल फैमिली का हुआ तो वो सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। हालत ये है कि जब स्कूल में एंटी सेल्फ हार्म कैंपेन चलाया जाता है, खासकर हाल की घटना के बाद, तब भी जेना और उसकी गैंग उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ अमीर होना भी एक रेस है, जहाँ हर कोई दूसरे से ज्यादा रिच बनने में लगा है और स्टूडेंट्स एक दूसरे को ही खा जाने को तैयार हैं। हमारी हीरोइन को इन सब का अभी अंदाजा नहीं था। वो तो अपनी नई लाइफ के सपने देख रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसकी शू चोरी हो गई है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़की वही पहने खड़ी होती है। वो बिना कुछ सोचे उसके पास जाती है और चिल्लाती है, ओए चोर, उतार इसे। उसे क्या पता था कि वो लड़की खुद जेना है, इस स्कूल की क्वीन। जेना हैरान रह जाती है क्योंकि इस स्कूल में कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और ये नई लड़की सीधे उस पर चढ़ गई। और वैसे भी उसका दिन पहले से खराब चल रहा था, तो वो बस कहती है, दूर हटो। लेकिन हमारी हीरोइन कहाँ मानने वाली थी। वो उल्टा बोलती है, दूर हटूं तेरी, तूने मेरा सामान चुराया है। और गुस्से में उसका बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है, जबरदस्ती जूते तक उतरवा लेती है। जे एन पूरी तरह शॉक में रह जाती है। उसके साथ आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। वो उसी हालत में घर लौटती है और मन ही मन कसम खाती है कि वो इसका बदला जरूर लेगी। वैसे भी वो पहले से प्रेशर में थी। उसे अभी अभी पता चला था कि उसके पिता काफी समय से उसकी माँ को धोखा दे रहे हैं, और वो भी किसके साथ, उसकी इंग्लिश टीचर के साथ। वही टीचर जो पहले उसका मजाक उड़ा चुकी थी। और जब वो उससे दोबारा मिली तो बड़े आराम से बोली, अब तो हम एक फैमिली बनने वाले हैं, और ऊपर से ये भी बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जेना अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, खासकर जब वो अपनी माँ को देखती है, जो ये सब जानने के बाद अकेले बैठकर शराब पी रही होती है, बिखरी हुई हालत में, क्योंकि उसके पति ने उसका इस्तेमाल किया, ऊंचाई तक पहुंचा और फिर उसे छोड़कर धोखा दे दिया। और शायद यही वजह थी कि जेना के दिल में नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी। उस वक्त हमारी हीरोइन ने जूते वापस दुकान में देने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली बिना बिल और बॉक्स के उन्होंने मना कर दिया। तो उसने सोचा, अब ले ही लिए हैं तो पहन लेती हूँ, और अपने आप को समझा लिया कि ये खूबसूरत जूते उसे खूबसूरत जगहों तक ले जाएंगे। फिर वो पूरे जोश के साथ नए स्कूल में एंट्री लेती है। हर चीज को बड़े ध्यान से देखती है, स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज, सब देखकर जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो जाती है। फिर टीचर्स ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे उसका आईडी कार्ड और लॉकर की चाबी मिलती है, और बताया जाता है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो मग से मिल ले, वो उसे स्कूल दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है, पता चलता है कि ये तो वही वॉशरूम वाला लड़का है। वो तुरंत कहती है, नहीं नहीं, मैं खुद घूम लूंगी, तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो मानता नहीं। तभी डूइन आता है और कहता है, जब ये नहीं चाहती तो छोड़ो, और उसे अपने साथ ले जाता है। खुद इंट्रोड्यूस करता है, उसका नंबर लेता है और कहता है कि किसी भी मदद के लिए उसे कॉल कर सकती है। हमारी हीरोइन अभी इन सब से बचने की कोशिश कर ही रही होती है कि सामने से वही वॉशरूम वाली लड़की आ जाती है। तभी उसे समझ आता है कि ये ही जे एन है, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। जेना उसे घूरते हुए कहती है, तो तू ही है जिसने मेरी गैंग के खिलाफ माहौल बनाया। हमारी हीरोइन भड़क कर बोलती है, कौन सी गैंग? और देखते ही देखते
पूरा स्कूल उनके चारों तरफ जमा हो जाता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन जेना उसे पकड़ लेती है। शायद उसे लगता है कि वो डर जाएगी, लेकिन उल्टा हमारी हीरोइन कहती है जाओ भाड़ में, और सीधे उसके सिर पर मारकर भाग जाती है। सब उसकी हिम्मत देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी एक लड़की उसे बचाकर आर्ट रूम में छुपा देती है और अपने जूते भी उसे दे देती है क्योंकि उसके जूते गिर गए थे। हमारी हीरोइन उसे थैंक यू बोलती है और समझ जाती है कि वो बहुत सीधी सादी है। फिर वो उसे स्कूल के अंदर की क्लास सिस्टम समझाती है, कौन ऊपर है कौन नीचे। तब हमारी हीरोइन को एहसास होता है कि उसने JN से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो लड़की उसे समझाती है वैसे भी वो तुझे टारगेट करते क्योंकि तू स्कॉलरशिप पर आई है, तो टेंशन मत ले, ये तो होना ही था। हमारी हीरोइन अपनी खराब किस्मत पर हंस देती है, फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन हर तरफ से घिरी होती है। मजबूर होकर वो डूइन को मैसेज करती है, अगर मदद करने का ऑफर अभी भी वैलिड है तो प्लीज आ जाओ। जैसे ही वो मैसेज भेजती है सबको उसका लोकेशन पता चल जाता है और सब उसके आसपास आ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि उसने डूइन को कैसे फंसा लिया। पूरे स्कूल का ड्रीम बॉय वो अंदर ही अंदर खुश होती है उन्हें जलता हुआ देखकर। तभी डूइन आता है, जेना और उसके दोस्तों के सामने खड़ा हो जाता है और जब वो उससे उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं तो वो साफ बोल देता है हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, और साथ ही सबको वार्निंग भी देता है कि कोई उसे परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर सब जल भुन जाते हैं, लेकिन लड़कियां तुरंत अपना गेम बदलती हैं। अब वो उससे दोस्ती करने लगती हैं। आखिर वो डायरेक्टर के बेटे की गर्लफ्रेंड जो ठहरी और फिर उसे एक गर्ल्स ओनली पार्टी में इनवाइट करती हैं। हमारी हीरोइन ये सब अपनी फ्रेंड को बताती है और सोचती है कि वो पार्टी में नहीं जाएगी, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाती है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, जा। वो डरती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए और उसके पास पहनने के लिए ड्रेस भी नहीं है। पहले उसकी फ्रेंड कहती है कि उसके पास सॉल्यूशन है, तो हमारी हीरोइन को लगता है कि वो कोई ड्रेस दिलवाएगी, लेकिन वो उसे सीधे नायन के पास ले जाती है। नायन उसे पार्टी में जाने के लिए एनकरेज करती है ताकि वो अंदर की बातें जान सके और उसे अपनी ड्रेस दे देती है। बस ये शर्त रखती है कि वो उसे साफ सुथरा वापस करे। हमारी हीरोइन ड्रेस पहनती है, उस पर काफी अच्छी लगती है, लेकिन पार्टी के बाहर पहुंचकर डर जाती है और वापस जाने का सोचती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे मोटिवेट करती है, जाओ तुम कर सकती हो। वो हिम्मत करके अंदर जाती है और वहाँ का माहौल देखकर हैरान रह जाती है। ये सिर्फ अमीर लड़कियां नहीं थीं, बल्कि पूरा हाई प्रोफाइल सोशल सर्कल था। वो थोड़ी घबराई हुई होती है, तभी उसे जूस दिखता है और वो तुरंत उसे पकड़कर पीने लगती है। तभी जेना की एक फ्रेंड उसे धक्का देती है। वो घबरा जाती है कि कहीं ड्रेस खराब न हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। तो वो लड़की उसे उठाने का नाटक करती है और जैसे ही वो उठने लगती है फिर से उसे धक्का देती है। इस बार जूस ड्रेस पर गिर जाता है। हमारी हीरोइन गुस्से में चिल्लाती है कि ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन वो लड़की मासूम बनने लगती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। तभी जेना एंट्री मारती है और पूरी जूस की बोतल उसकी ड्रेस पर उड़ेल देती है। फिर घमंड से कहती है, अपनी औकात में रहो, सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे दोस्त की दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें अपने जैसा समझेंगे। ये सुनकर हमारी हीरोइन अंदर से जल उठती है और जब नायन को ये सब पता चलता है तो वो उससे ड्रेस का पैसा मांगती है, जो कि सिर्फ $8,000 था। हमारी हीरोइन पहले तो अपने घर वालों से पैसे मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो रकम सुनते हैं उसका भाई उसे मारने दौड़ पड़ता है और घर वाले समझते हैं कि वो मजाक कर रही है। अब वो पूरी तरह फंस चुकी होती है। उधर जेना अपनी जीत पर खुश हो रही होती है, लेकिन तभी दोयोन आता है और उसे हमारी हीरोइन से दूर रहने को कहता है। ये सुनकर जेना और भड़क जाती है। उसे लगता है कि दोयोन पागल हो गया है, एक गरीब लड़की के लिए उसे छोड़ रहा है। वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और ताना मारती है कि फिर से कोई गरीब लड़की उसे इस्तेमाल कर रही है। पहले भी उस लड़की का बचाव कर चुका है जो गिर गई थी और अब फिर से वही गलती कर रहा है। उसे बेवकूफ कहती है कि उसे असलियत समझ ही नहीं आती, ठीक अपनी माँ की तरह जिसने उसके पिता को खुद का इस्तेमाल करने दिया और फिर धोखा खाया। लेकिन डोयोन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसी वक्त हमारी हीरोइन का वो वीडियो वायरल हो चुका होता है जिसमें जेना उसे बेइज्जत कर रही थी। ये वीडियो मंग भी देखता है और तभी वो हमारी हीरोइन को सामने देखता है। वो एक बुजुर्ग आदमी से मिल रही होती है जो उसे पैसे दे रहा होता है। मंग गलत समझ लेता है, तुरंत जाकर उस आदमी को मार देता है और कहता है, शर्म नहीं आती एक नाबालिग के साथ ये सब करते हुए। हमारी हीरोइन गुस्से में चिल्लाती है कि वो गलत समझ रहा है, उसे गधा तक बोल देती है और बताती है कि वो बस उसे कुछ बेच रही थी, लेकिन मैंग की वजह से उसे उस आदमी को डिस्काउंट देना पड़ता है जिससे उसे नुकसान हो जाता है। वो गुस्से में मैंग से कहती है कि उसने उसका काफी नुकसान कर दिया और जब उसे पता चलता है कि सिर्फ $50 का घाटा हुआ है तो वो कहता है, बस इतना। इस पर वो भड़क जाती है, तुम्हारे लिए छोटा होगा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसने कभी सोचा कि वो अपने घर से इतनी दूर क्यों आई है। मंग मजाक में कहता है, कहीं टैक्सी का किराया महंगा था, लेकिन वो सच में हैरान रह जाता है। हमारी हीरोइन को खुद पर तरस आता है, खासकर जब वो कहती है कि उसने उसे गलत समझा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। अगर उसकी जगह कोई अमीर लड़की होती तो क्या वो ऐसा ही सोचता? मंग ईमानदारी से कह देता है, शायद नहीं। तब वो उसे कहती है कि अगर वो मदद नहीं कर सकता तो दूर ही रहे। मंग
फंग पूछता है कि उसे क्या चाहिए और ऐसा लगता है जैसे अब वो सच में उसकी मदद करेगा, लेकिन वो बस उसे घर छोड़ देता है। ये देखकर वो खुद भी हैरान होती है, फिर भी उसे थैंक यू कहती है। अगले दिन स्कूल में जेना फिर उसके सामने आ जाती है। हमारी हीरोइन थक चुकी होती है, उसे कहती है कि उससे दूर रहे और फिर पलट कर बोलती है, अगर तुम खुद को मुझसे इतना ऊपर समझती हो तो फिर मेरे जैसे बेकार इंसान पर इतना ध्यान क्यों? कहीं तुम्हें खुद ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं? ये बात जेना को अंदर तक चुभ जाती है और वो साफ धमकी देती है कि जब तक वो इस स्कूल में है वो उसे चैन से नहीं रहने देगी, या तो वो खुद स्कूल छोड़ दे वरना उसे ड्रेस का पैसा ही नहीं बल्कि और भी हजारों डॉलर चुकाने पड़ेंगे। ये सुनकर हमारी हीरोइन डर जाती है, खासकर जब जेना रोज उसके सामने आकर दिन गिनने लगती है। उसे सिर्फ एक हफ्ता दिया गया था फैसला लेने के लिए। जब वो जा रही होती है, एक कार उसके पास आकर रुकती है। वो 2 एऑन की कार होती है। वो उसे खूब सुनाता है कि वो पार्टी में क्यों गई और कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी गरीब थी लेकिन उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट था, वो हमारी हीरोइन जैसी नहीं थी। ये सुनकर वो पलट कर बोलती है, ठीक है, अगर मैं इतनी ही गिरी हुई हूँ तो बताती हूँ किसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को धक्का दिया, बस मुझे पैसे उधार दे दो। डू एऑन चौंक जाता है। वो पूछता है क्या वो सच में ऐसा करेगी, लेकिन फिर वो खुद ही कहती है, छोड़ो, उतार दो मुझे, और साफ कर देती है कि उसने असल में किसी को नहीं देखा, बस एक साया देखा था, इसलिए उसे यकीन है कि वो लड़की ही थी जिसने धक्का दिया। फिर वो उसे ताना मारती है कि वो कभी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं कर पाया और उसके उस डायलॉग का मजाक उड़ाती है कि उसे उसकी एक्स जैसी बनना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा काम किया उसने, अपनी ही दुनिया में रही और आखिर में मार दी गई। उसकी ये बात डो एऑन के दिमाग में घर कर जाती है। उधर हमारी हीरोइन अपनी आर्टिस्ट फ्रेंड के पास जाती है जो उसे एक नया रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि एक बहुत अमीर लड़का है जिससे सब स्टूडेंट्स पैसे उधार लेते हैं और इसी वजह से सब उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं। हमारी हीरोइन उसे सच मानकर उस लड़के से मिलने जाती है। वो उसे एक कमरे में बुलाता है और कहता है कि वो उसे जितने पैसे चाहिए देगा, लेकिन बदले में भारी भरकम इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। उसे लगता है कि वो मना कर देगी तो वो उसे एक काम ऑफर करता है जिससे वो सारा पैसा कमा सकती है। जब वो पूछती है कि क्या काम, तो वो उसे कुछ कपड़े देता है और उसकी फोटो खींचने लगता है। फिर आखिर में कहता है कि आखिरी ड्रेस उसके सामने बदल ले। वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन जैसे ही वो $5000 एक्स्ट्रा ऑफर करता है वो मजबूरी में मान जाती है और कमरे से बाहर निकलते वक्त उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने अपनी थोड़ी इज्जत बेच दी हो। उधर डूइन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुए हादसे की सच्चाई जानने में लगा रहता है। अगले दिन स्कूल में इंग्लिश टीचर आती है और जानबूझकर जेना को परेशान करने लगती है। उसे देखते ही जेना को अपनी माँ की हालत याद आ जाती है। उसका दम घुटने लगता है और ये देखकर वो टीचर और ज्यादा मजा लेने लगती है, उसे और प्रेशर देने लगती है। लेकिन तभी हमारी हीरोइन बीच में आ जाती है और बोलती है कि ये मेरी क्लासमेट है और उसे वहाँ से दूर ले जाकर पानी देती है ताकि वो शांत हो सके। तभी जेना गुस्से में उस पर चिल्लाती है, मेरी लाइफ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। इस पर हमारी हीरोइन भी पलटकर बोल देती है, तरस ही आता है क्योंकि तेरी लाइफ चाहे जैसी भी हो मेरी जितनी खराब तो नहीं है। और गुस्से में वो ड्रेस के पैसे उसके मुंह पर फेंक देती है। कहती है कि ये नायेन को दे देना क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ। और साफ कहती है, तुम नहीं जानती मैंने ये पैसे जुटाने के लिए क्या क्या सहा है, इसलिए अब मुझे कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना क्योंकि मैं ये स्कूल छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसके बाद वो सच में सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने लगती है, यहाँ तक कि जब डू इन उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे भी इग्नोर कर देती है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाता है और कहता है कि उन्हें अपनी फेक रिलेशनशिप जारी रखनी चाहिए। जब वो मना करती है तो वो उसे धमकी देता है कि वो अपने पिता को बता देगा कि उसने असल में कातिल को नहीं देखा था, सिर्फ एक साया देखा था। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि एक तरह से वो उसे बचा ही रहा था क्योंकि उसका पिता बहुत खतरनाक इंसान है। लेकिन फिर भी वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक अनजान नंबर से वीडियो मिलता है, उसका अपना वीडियो जिसमें वो उस लड़के के सामने कपड़े बदल रही होती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि उसे रिकॉर्ड किया गया था। वो पूरे दिन इसी सदमे में खोई रहती है कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन उसकी आर्टिस्ट फ्रेंड उसे सपोर्ट करती रहती है। ये सब जेना और उसकी दोस्त भी देखती हैं। उन्हें शक होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। घर पहुंचकर हमारी हीरोइन बहुत परेशान होती है, लेकिन अचानक उसे एक बात याद आती है। वो अपनी फ्रेंड की हैंडराइटिंग और उस नोट की लिखावट को मिलाती है जो उसे पहले मॉल में मिला था और दोनों एक जैसे होते हैं। मतलब साफ था उसकी वही फ्रेंड ये सब जानती थी और वही उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सच सामने आता है, वो लड़की उतनी मासूम नहीं थी बल्कि एक बहुत अमीर फैमिली से थी जिनकी बदनामी थी कि वो लोग चोर हैं। पिछले साल उसके पिता पर केस था, लेकिन फिर बड़ी रकम डोनेट करके मामला दबा दिया गया। स्कूल में सब उसकी फैमिली का मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसने गुस्से में एक लड़की को बुरी तरह पीटा और उसे ताने मारती रही कि कम से कम मैं चोरों की बेटी हूँ, लेकिन तू क्या है। तभी जेना आती है और उसे भी
थप्पड़ मारती है, फिर सबके सामने ऐलान करती है कि अब से उसे एक आम गरीब लड़की की तरह ट्रीट किया जाएगा क्योंकि वो अब उनके लेवल की नहीं रही। बाकी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि सबको पता था कि वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन साफ था कि उस लड़की ने जेना को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। बाद में जब जेना को पता चलता है कि वो लड़की हमारी हीरोइन के साथ क्या कर रही है तो वो उससे पूछती है, लेकिन वो लड़की अनजान बनने लगती है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तब जेना उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा ही किया तो वो उसके पुराने गुनाह सबके सामने खोल देगी। लेकिन वो लड़की बड़ी ठंडे दिमाग से कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने अपने भाई को मारा है। ये सुनकर जेना का गुस्सा और बढ़ जाता है और हमारी हीरोइन भी उससे जाकर भिड़ जाती है। वो लड़की उसे ताना मारती है कि तू हर बार फंसती है और हर बार गिरती है और ऊपर से खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश मत कर। स्कूल में आने के लिए तूने भी गलत रास्ता अपनाया है। इस पर हमारी हीरोइन साफ कहती है कि उसने किसी को नहीं देखा, वो सच बोल रही है। तब वो लड़की एक खतरनाक आइडिया देती है, तो फिर जेएन पर इल्जाम लगा देते हैं। मामला खत्म। हमारी हीरोइन चौंक जाती है, लेकिन वो लड़की उसे समझाती है कि डर मत, वैसे भी सब जानते हैं कि जेना उस लड़की से नफरत करती थी, उसे ब्लैकमेल भी करती थी, लोग आसानी से मान लेंगे। और सच में डू इयॉन भी अंदर ही अंदर यही मानने लगता है कि जी ना ही कातिल है, क्योंकि जब भी वो उससे पूछता वो अपनी नफरत का कारण नहीं बताती थी। अब हाल ये था कि जेना और हमारी हीरोइन दोनों ही अंदर से टूट चुकी थी। रात में जेना उसे रोते हुए देखती है तो अपनी कार रोकती है और कहती है, क्या हुआ? तुम तो कह रही थी कि सब सह लोगी, अब रो क्यों रही हो? संभालो खुद को, वही बनो जो लोगों को बाल पकड़कर घसीटती थी। फिर वो उसे वार्निंग देती है कि अपनी आर्टिस्ट फ्रेंड से दूर रहे क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखती है, और वहाँ से चली जाती है। उस वक्त हमारी हीरोइन को एहसास होता है कि जेना अंदर से उतनी बुरी नहीं है जितनी दिखती है, और अगले दिन वो खुद को और मजबूत बनाकर आती है। वो डू इयॉन से मदद मांगती है कि वो फिर से उनकी फेक रिलेशनशिप शुरू करे, और उसके साथ मिलकर वो उस फोटोग्राफर लड़के के रूम में घुसती है। वहाँ वो उसकी सारी फ्लैश ड्राइव्स चेक करती है और उसे अपने नाम वाली फाइल मिल जाती है। इतना ही नहीं, मैंग उस लड़के को बुरी तरह पीटता है, उससे सारे वीडियो लैपटॉप से डिलीट करवा देता है। अब हमारी हीरोइन को थोड़ी राहत मिलती है। जब वो उस फाइल को खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में वो नहीं, वो लड़की जिसका नाम भी हमारी हीरोइन जैसा ही था, वही जो छत से गिरी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस वीडियो में वो डूइन को चीट कर रही थी, उसके ही सबसे करीबी दोस्त के साथ, जो खुद भी रिलेशनशिप में था। ये देखकर हमारी हीरोइन शॉक्ड रह जाती है। एक तरफ उसे उस लड़की पर गुस्सा आता है और दूसरी तरफ डूऑन के लिए बुरा भी लगता है, जो अब तक उसे सच्चा प्यार करता था और कुछ नहीं जानता था। इसलिए जब डू इयॉन उसे अपने दोस्तों की पार्टी में चलने को कहता है, वो बिना सोचे मान जाती है। पार्टी शुरू में तो काफी शानदार होती है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है जब डूइन गुस्से में जेना पर इल्जाम लगाता है कि उसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को धक्का दिया था। वो पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है। इस पर जेना भी शांत नहीं रहती। वो मानती है कि उस दिन वो सच में छत पर गई थी उससे बात करने, लेकिन वजह कुछ और थी। वो लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उसके पापा के अफेयर का सच खोलने की धमकी दे रही थी। इस पर जेना ने भी उसे धमकाया और फिर गुस्से में सारा सच फोड़ देती है। वो डू इयॉन को कहती है कि वो कितना बेवकूफ है, उसे ये तक नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे उसके ही दोस्त के साथ धोखा दे रही थी। ये सुनते ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। डू इयॉन गुस्से में अपने दोस्त पर टूट पड़ता है और उसकी गर्लफ्रेंड टूट जाती है। जेना फिर उससे कहती है कि उसने ये सब उसी के भले के लिए किया, क्योंकि वो ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ डिजर्व नहीं करती। लेकिन तभी वो लड़की सच बोल देती है कि उसे ये सब पहले से पता था, वो बस जानबूझकर अनजान बनी रही ताकि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा डर में रहे और उसकी हर बात माने। अब जब सच सामने आ गया, जेना खुद ही शॉक में पड़ जाती है। वो वहाँ से निकलने लगती है, तभी हमारी हीरोइन उसे रोकती है और अपने घर चलने को कहती है कि उसके पास कुछ जरूरी दिखाने के लिए है। वहाँ जाकर वो उसे एक चेन दिखाती है जो उसने जेना के फ्रेंड के गले में देखी थी, और बताती है कि यही चेन उस लड़की के हाथ में थी जब वो छत से गिरी थी। यानी साफ था जेना की वही दोस्त असली कातिल थी। वजह भी साफ थी, उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई का सच पता चल गया था। हालांकि सच्चाई ये भी थी कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ उससे झगड़ने छत पर गई थी, लेकिन धक्का लगने से वो गिर गई। लेकिन सवाल ये था, इतनी खतरनाक जगह पर झगड़ा करने का अंजाम और क्या होता। बाद में जब उसके बॉयफ्रेंड को उसकी चेन खोने का पता चला तो उसने उसे एक नई चेन दे दी, और यही छोटी सी चीज हमारी हीरोइन को सच्चाई तक ले आई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अगले दिन रात को वही पागल लड़की हमारी हीरोइन को धमकाती है कि अगर उसने जेएन पर इल्जाम नहीं लगाया तो वो उसका वीडियो वायरल कर देगी। हमारी हीरोइन उसे बताती है कि अब उसे असली कातिल का पता चल चुका है और वो उससे बात करने आ रही है। लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि उसका मकसद
सिर्फ JN को फंसाना था। असली कातिल से उसे कोई मतलब नहीं था। वो बिना सोचे वीडियो अपलोड करने लगती है। तभी कोई उसके पास आता है। वो चौंक जाती है कि इस वक्त कौन आया है। उसी समय हमारी हीरोइन नीचे उसे ढूंढ रही होती है और तभी जैसे कोई डरावना पैटर्न दोहराया जा रहा हो, वो फिर से किसी को छत से गिरते हुए देखती है। इस बार वो वही पागल लड़की होती है। ये देखकर वो सच में डर जाती है। उसे लगने लगता है कि ये स्कूल किसी शाप से कम नहीं है। उधर जो पहली लड़की गिरी थी वो होश में आ जाती है। जैसे कहानी में अजीब सा सिलसिला चल रहा हो, एक उठती है, दूसरी गिरती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। साफ है कि आगे कहानी में और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से उस नई लड़की को किसने धक्का दिया? कमेंट में जरूर लिखना और ये भी बताना कि अब तक सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सी कैरेक्टर ने इरिटेट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।